भारत ने जहां एक तरफ सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर अपनी एक्टिविटी बढ़ा दी है, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है सिलीगुड़ी कॉरिडोर पश्चिम बंगाल में एक संकीर्ण भूमि पट्टी है जो केवल 20 से 22 किलोमीटर चौड़ी है। ये भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा को शेष भारत से जोड़ती है। ये कॉरिडोर नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से घिरा हुआ है और उत्तर में चीन का चुम्बी घाटी क्षेत्र इसे और संवेदनशील बनाता है। किसी भी हमले या अवरोध से उत्तर पूर्व भारत अलग थलग पड़ सकता है, जिससे ये भारत का सबसे रणनीतिक और कमजोर क्षेत्र बन जाता है। यहाँ पर अब भारत ने S-400 की तैनाती कर दी है। HAL ड्रोन वगैरह को लेकर यहाँ पर सिलीगुड़ी के पास बागडोगरा वायु स्टेशन के आसपास तैनात किया गया है। हासीमारा वायुसेना अड्डे पर तैनात राफेल जेट मेटियोर मिसाइलों से लैस है। ये जेट उन्नत इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के साथ दुश्मन के रडार को जाम कर सकता है। भारत ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल रेजिमेंट तैनात किया है, जो 300 से 500 किलोमीटर की रेंज में जमीनी और समुद्री लक्ष्यों को सटीकता से नष्ट कर सकता है। आकाश मिसाइल प्रणाली अगस्त 2024 में शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश ने चीन के साथ बहुत ही ज्यादा मजबूत संबंध कर लिए हैं। भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर को भारत की सबसे मजबूत रक्षा रेखा बताया है, न कि कमजोरी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री AN बीरेन ने यूनुस के बयानों की निंदा की। इसे आपत्तिजनक और रणनीतिक प्यादे के रूप में नॉर्थ ईस्ट का उपयोग करने का प्रयास बताया। भारत बांग्लादेश के माध्यम से वैकल्पिक रेल और सड़क मार्ग विकसित कर रहा था, जैसे चट्टोग्राम बंदरगाह तक पहुंच और जोगबनी बिरतनगर न्यू माल जंक्शन रेल लाइन, ताकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर निर्भरता कम हो। जून 2017 में चीन ने भूटान के डोकलाम पठार पर सड़क निर्माण शुरू किया, जो भारत भूटान चाइना त्रि जंक्शन के पास है। ये क्षेत्र सिलीगुड़ी कॉरिडोर से केवल कुछ 100 किलोमीटर उत्तर में है। इसका सामरिक महत्व है क्योंकि ये चुम्बी घाटी के माध्यम से कॉरिडोर तक पहुंच प्रदान बनाता है। भारत ने भूटान की सहायता के लिए हस्तक्षेप किया क्योंकि डोकलाम में चीन की सड़क निर्माण से उसकी सैन्य स्थिति मजबूत हो सकती थी, जिससे सिलीगुड़ी कॉरिडोर को खतरा हो सकता था। भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच 73 दिनों तक गतिरोध रहा है, जिसमें दोनों पक्षों ने सैन्य टुकड़ियों को तैनात किया था। भारत ने त्रिशक्ति कोर और अन्य सैन्य इकाइयों को सिक्किम और पश्चिम बंगाल में रखा है। डोकलाम में झामपेरी रिज, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर का सामरिक दृश्य है, इस पर नियंत्रण के लिए चीन ने कोशिश करी, पर भारत ने विफल कर दिया। अगस्त 2017 में दोनों पक्षों ने सैन्य वापसी पर सहमति जताई, लेकिन इस घटना ने सिलीगुड़ी की भेद्यता को उजागर किया। डोकलाम विवाद ने भारत को सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद भारत ने हासीमारा में राफेल जेट, ब्रह्मोस मिसाइल और अन्य रक्षा प्रणालियों की तैनाती शुरू कर दी। इसने क्षेत्रीय भू राजनीति में भूटान के महत्वपूर्ण भूमिका को भी रेखांकित कर दिया है। चीन की सड़क निर्माण ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए खतरा पैदा किया, जैसा कि बांग्लादेश में चीन की तीस्ता परियोजना और लालमोनीरहाट हवाई अड्डे में विदेश की योजनाएं रच रहा है। डोकलाम में भारत की त्वरित सैन्य प्रतिक्रिया ने चीन को पीछे हटने के लिए मजबूर किया और वर्तमान में S-400, राफेल और ब्रह्मोस की तैनाती एक समान निवारक रणनीति को दिखलाती है। दोनों ही मामलों में सिलीगुड़ी कॉरिडोर की भेद्यता ने भारत को क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जैसे BBIN, MVA और बांग्लादेश के साथ वैकल्पिक मार्गों पर ध्यान देने के लिए प्रेरित किया है। यूनुस के बयानों और बांग्लादेश की चीन की ओर झुकाव ने भारत बांग्लादेश संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया और अब देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर एक अलग ही चीज शुरू हो गई है। स्क्रीन पर एक वीडियो देख सकते हैं। डॉक्टर S जयशंकर ने हाल ही में संबोधन किया है। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। Namaskar. It is a pleasure to address the Ambassadors Meet for the Northeast Investor Summit 2025, organized by the Ministry of Development of Northeastern Region, DONA. This is a prelude to the Northeast Investor Summit scheduled for later this year. Excellencies, you are all aware that the Northeast region is at the heart of many key Indian policies. It could be neighborhood first, or Act East, or the BIMSTEC. The Northeast adjoins 5 of our neighbors on land. Its boundaries are the interface between the Indian subcontinent and the ASEAN. Many of our recent initiatives involving immediate neighbors emanate from this very region. Others in the making are equally important,
whether we speak of the trilateral 80 highway, देश अब यहाँ पर निवेश करने की बात भी सोच रहे हैं। शिखर सम्मेलन में 80 देशों के 5000 से अधिक उद्यमी, नीति निर्माताओं, निवेशकों ने भाग लिया, जिन्होंने बुनियादी ढांचा, पर्यटन, कृषि, टेक्नोलॉजी और नवीनीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में निवेश की संभावनाएं तलाशी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने जोर देकर कहा कि उत्तर पूर्व भारत का आर्थिक इंजन है। इसका सकल राज्य उत्पाद 13.3% की दर से बढ़ा है, जो पश्चिम बंगाल से काफी अधिक है। भारत सरकार ने उत्तर पूर्व में सड़क, रेल और हवाई कनेक्टिविटी में भारी निवेश किया है। उदाहरण के लिए असम में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास के लिए 39,229 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है, जो क्षेत्र में सबसे बड़ा बुनियादी ढांचा प्रयास है। भारत, म्यांमार, थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग और ट्रांस एशिया रेलवे परियोजना जैसे पहल उत्तर पूर्व को आसियान के साथ जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि म्यांमार में अस्थिरता के कारण राजमार्ग में देरी हो रही है। उत्तर पूर्व को आसियान के 4 ट्रिलियन के सकल जीडीपी वाले बाजार तक पहुंच के लिए रणनीतिक रूप से तैयार किया जा रहा है। 1991 में भी लुक ईस्ट नीति शुरू की गई थी और इसके तहत रिश्तों को ठीक करने की कोशिश हुई थी। यहाँ पर भारत अब एक अलग लेवल पे चल रहा है और इसी बीच एक खबर आती है कि भूटान के साथ जो एग्रीमेंट था वो फाइनल हो गया है। अब इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये समझिए कि भूटान के साथ भारत ने एक ऐसा समझौता किया है जो साल 2015 में हुआ था, MVA, और इसको अंतिम रूप दे दिया गया है। ये प्रोटोकॉल दक्षिण एशिया में अपनी तरह का पहला समझौता है, जिसका उद्देश्य यात्री, व्यक्तिगत और कार्गो वाहनों की आवाजाही को सुरक्षित करना है। यात्री, व्यक्तिगत और कार्गो वाहनों की सीमा पर आवाजाही को आसान बनाकर व्यापारिक और मानवीय संपर्क को बढ़ावा देता है। यह समझौता दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के अंतर्गत एक उप क्षेत्रीय सहयोग ढांचे के रूप में काम करता है। प्रोटोकॉल 3 श्रेणियों के कार्गो वाहनों को परमिट देता है। एक वाणिज्यिक 75,000 केजी तक के, मध्य वाणिज्यिक 7,500 से 12,000 केजी के और भारी वाणिज्यिक 12,000 केजी से अधिक। भूटान को छोड़कर अन्य 3 हस्ताक्षरकर्ता देश भारत, बांग्लादेश, नेपाल सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही की अनुमति देंगे। भूटान ने प्रोटोकॉल को सहमति दी है, लेकिन पर्यावरणीय चिंताओं के कारण ट्रायल रन में हिस्सा नहीं लिया है। नेपाल को कोलकाता, हल्दिया, विशाखापत्तनम, मुंद्रा जैसे 4 भारतीय बंदरगाहों तक सीधी पहुंच मिलेगी, जिससे उसका व्यापार बढ़ेगा। 2015 में थिम्पू, भूटान में 4 देशों के परिवहन मंत्रियों ने हस्ताक्षर किए थे। प्रोटोकॉल को अंतिम रूप देने में 1 दशक लग गया, क्योंकि भूटान ने 2017 में कई तरह से चिंताओं को जाहिर करते हुए इसे लागू करने से इनकार कर दिया था और अब ये भारत के लिए बहुत ही ज्यादा खास हो गया। जिस नॉर्थ ईस्ट को काटने की बात कर रहे थे, वहीं नॉर्थ ईस्ट के लिए भारत ने रास्ता भी अब निकाल लिया है। तो इतना आसान नहीं रह जाएगा नॉर्थ ईस्ट में किसी भी तरीके के खेल को अंजाम देना। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।